Welcome students. Today we will discuss in about the periodic properties means ionization energy. कल मैंने आपको बताया था कि आपका साइज वगैरह क्या है, उनका वेरिएशंस क्या है, कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, उनका डाउन द ग्रुप यानी उनका कैटायन का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू एटम्स, एनायन का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू इट्स एटम। तो ये सब प्रॉपर्टी मैंने आपको कल बताई थी। तो आज हम आपको बताएंगे अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जिसमें आता है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है समझिएगा। सपोज कीजिए ये कोई हमारा मेटल है और ये गैस स्टेट में है। यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसको एम जी एम, ये एम जी का मतलब मैग्नीशियम नहीं है, ये गैस स्टेट है इसकी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इसको निकालने के लिए जो भी एनर्जी जरूरत पड़ती है उसको हम आई ई यानी आयनस एनर्जी या डेल्टा आई एच बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होती है फिर समझ लीजिएगा। मान लीजिए आपने सोडियम लिया, सोडियम को आपने गैस स्टेट में लिया, आपने यहाँ से सोडियम गैस आयन बनाया और इलेक्ट्रॉन निकाला। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे हम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या डेल्टा आई एच। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from isolated gaseous atom in ground state। अब ये कई वर्ड आ रहे हैं। आइसोलेटेड का मतलब जब एटम किसी दूसरे एटम से ना जुड़ा हो, ग्राउंड स्टेट का मतलब है जब उसकी एनर्जी कम से कम हो, और गैस स्टेट का मतलब गैस स्टेट में हो। तो उस टाइम एटम से जो एनर्जी निकालने के लिए आवश्यक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनेशन एंथैल्पी। यानी फिर समझ लीजिएगा, मान लीजिए मैं इसका कॉन्फिगर लिखता हूँ, टू ऐसे लिख देता हूँ 1s2 2s2। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा, 1s2 यानी ये तो इसका हुआ, ये इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s0 और एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर हो गया। तो इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें हुई वही क्या कहलाती है हमारी, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनेशन एंथैल्पी। मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड gaseous atom in ground state that is known as आयोनाइजेशन एनर्जी, उसी को आयोनेशन एनर्जी बोलते हैं। ये हमारी आयोनेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, ये तो अभी आपने हिंदी में सुना, अब मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया। फिर समझ लीजिएगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है लूजली बॉन्डेड होता है, सबसे कम ताकत से जुड़ा हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस का जो फोर्स होगा इस पे ज़्यादा, इस पे और कम, इससे और कम, इस पे और भी कम। क्योंकि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते चले जाते हैं, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब कम होना शुरू हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर सकते हैं, इजीली वहां से रिमूव कर सकते हैं। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब बात आती है आपकी कि ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के कुछ फैक्टर होते हैं, यानी फैक्टर ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड, जिन पे क्या करती है, डिपेंड्स करती है। क्या होती है जी, क्या होगी डिपेंड्स के लिए, देखो। नंबर 1 पहला आता है आपका साइज ऑफ एटम। किसी एटम का साइज जितना छोटा होगा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों, कि जब एटम छोटा होता है
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर हाई। छोटे एटम में क्या करेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, और हमें इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो एनर्जी क्या होगी, हमें एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो क्या बात आई, जितना एटम का साइज छोटा हो उतना ही उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नंबर वन। नंबर टू, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब आप कहेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या मतलब होता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई एटम में हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, जो ऑर्बिटल हमारा, तो उसमें क्या होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड और एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी हाई। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी। आप कहेंगे कैसे, देखिएगा। सपोज कीजिए आपने एक एटम लिया, बेरिलियम, 4 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2। दूसरा लिया आपने बोरोन, 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। तो अगर आप यहाँ देखेंगे बेरिलियम के स्ट्रक्चर को हम हीलियम की तरह मान के चलेंगे, हीलियम में जैसे 1s2 होता है, ऐसे यहाँ बेरिलियम में क्या है, 2s2 है। तो यहाँ पर क्या है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। अगर मैं इनको बॉक्स में बना के समझाऊँ आपको, तो ये 1s2 हो गया, ये आपका 2s2 हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगा, डिफिकल्टी होगी। हम यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप समझ लिए फुलफिल्ड हाफ फील्ड अगर आप भूल गए हो, तो फुलफिल्ड और हाफ फील्ड क्या होता है। अगर एस में मैक्सिमम 2 है तो फुलफिल्ड, पी में मैक्सिमम 6 है तो फुलफिल्ड, डी में मैक्सिमम 10 है तो फुलफिल्ड, और एफ में मैक्सिमम 14 है तो फुलफिल्ड कहलाते हैं। लेकिन अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो हाफ फील्ड, पी में 3 हो तो हाफ फील्ड, डी में 5 हो तो हाफ फील्ड, एफ में 7 हो तो हाफ फील्ड। तो अगर कहीं कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड बन रहा है, तो किसी भी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या हमारा, ये फुल फील्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। यहाँ 1s2 हो गया, ये आपका 2s2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 2p1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज़्यादा होगी और बोरॉन की क्या होगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन आता है कि बताइए बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा होती है, क्यों। तो आप बता देंगे कि बेरिलियम में जो आपका बेरिलियम में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो फुलफिल्ड है, बोरॉन में फुलफिल्ड नहीं। इसी तरीके से ये तो फुल फील्ड की बात हो गई हमारी। लेकिन अगर हम बात करें हाफ फील्ड की, ये कौन सी थी, फुल फील्ड, जब ऑर्बिटल पूरे भरे हो। जब ऑर्बिटल हमारे क्या हो, हाफ फील्ड हो, तो हाफ फील्ड में क्या होगा, हाफ फील्ड में आप समझ लीजिएगा, जैसे मैं एक कॉन्फिग लेता हूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p3। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 3। मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ और करके 1s2 2s2 और 2p3। देख रहे हैं आप, पी में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से मैं ऑक्सीजन देखूंगा, 1s2 2s2 2p4, यहाँ पी में 4 है। जब इसको लिखूंगा 1s2 2s2 और आपका 2p4, कैसे होगा बेटा, देखिएगा, 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, समझ रहे। तो अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं ऑक्सीजन में, पी जो ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो ये फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है। तो यहाँ पर हाफ फील्ड स्ट्रक्चर होने के कारण नाइट्रोजन की आयनिक एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए बेरिलियम का आयनिक एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा होती है और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। एक्सेप्शनल केस है, अभी बताएंगे एक्सेप्शनल केस क्यों है। तो ये तो पहला फैक्टर हुआ, साइज ऑफ एटम। जितना एटम का साइज छोटा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जितना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, हमारी ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या है, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। बताया था मैंने आपको,
स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग शील्डिंग इफेक्ट, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट होते हैं। क्या होता है, अगर हमारा शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, हायर द शील्डिंग इफेक्ट, लोअर विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि जितना शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा हमारा ज्यादा होगा, उतनी ही कम ताकत से न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। और इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आराम से फ्री होंगे, तो उनको निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि जितना शील्डिंग इफेक्ट हमारे ज्यादा होगा, उतनी आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कम होगी। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर हुआ। अब फोर्थ फैक्टर क्या होता है, फोर्थ फैक्टर आता है आपका फोर्थ फैक्टर होता है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है, जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो एस, पी, डी और एफ की तरफ घटती है। यानी एस इलेक्ट्रॉन मोर पेनिट्रेटेड बाय न्यूक्लियस देन पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विच इज मोर पेनिट्रेटेड देन डी विच इज मोर पेनिट्रेटेड देन एफ। मान लीजिए मैं ये बात करूं कि आप ऐसा कर लीजिएगा जी, कोई इलेक्ट्रॉन हमारे एक तो 4s में है, एक हमारे क्या 4p में, एक हमारे क्या 4d में, एक हमारे क्या 4f में है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं इनको बनाता हूं, तो आप ऐसा समझो, ये तो मान लीजिए न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के बाद मान लीजिए यहाँ 1s2 2s2 2p6 वगैरह हो गए। यहाँ पर मान लीजिए हमारा 4s हुआ, 4s के बाद में क्या हुआ 4p, 4p के बाद 4d, 4d के बाद क्या हुआ 4f हुआ। तो अगर न्यूक्लियस का जो चार्ज है तो सबसे ज्यादा किस पर रहेगा, इसके ऊपर, यानी इसको ज्यादा खींच के रखेगा। जैसे जैसे जाएंगे चार्ज क्या होगा हमारा वीक होता चला जाएगा, यहाँ पर चार्ज और कम, यहाँ पर चार्ज क्या होगा और भी कम, और यहाँ पर क्या होगा लास्ट वाले पे बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होते हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा कहलाती है। यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें से कम, इसमें से कम, इसमें से और भी कम। It means for the same cell, penetration power decrease from S to P to D to F, which result decrease in ionization energy। इसलिए हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4s से निकालना हो तो हमें बहुत दिक्कत होगी, निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस को अच्छे तरीके से होल्ड करके रखेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4p से निकालना हो तो हमें 4s के मुकाबले कम एनर्जी देनी पड़ेगी, 4d से निकालना हो तो और भी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, 4f से निकालना हो तो और भी कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपने समझा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब आपको मैंने बताया, और ये बताया कि आयोनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब आता है इनका ट्रेंड्स, कि ये अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप कैसे चेंज होती हैं। तो वेरिएशन ऑफ IE इन पीरियड, किसी पीरियड्स में जब हम क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे लेफ्ट टू राइट चलने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलने का मतलब होता है बेटा कि अगर हम क्या करें, यहां समझिए, मान लीजिए मैंने लिथियम लिया, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ 3, एटम नंबर 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और 9। ठीक है, जब हम अलोंग द पीरियड चल रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। कल आपको बताया था साइज का, कि जब भी अलोंग द पीरियड चलेंगे तो एटम का साइज घटेगा। जब साइज घटेगा तो न्यूक्लियस के बीच में और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, चूंकि न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, वहां पर न्यूक्लियस ज्यादा ताकत से पकड़ खींचेगा, और जब चार्ज ताकत से पकड़ खींचेगा तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या करना पड़ेगा,
ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जब भी हम, तो आप कैसे लिखेंगे वेरिएशन ऑफ आयनस एनर्जी अलोंग ए पीरियड, हम लिखेंगे एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड साइज ऑफ एटम डिक्रीज। साइज ऑफ एटम क्या होता है? डिक्रीज होता है, ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। वैलेंस चार्ज, जो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे चार्ज बढ़ जाता है, हेंस इसलिए क्या होगा? आयन एनर्जी इंक्रीज, इसलिए आयन एनर्जी भी क्या होती है? बढ़ेगी। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन जो वहां जुड़ा है उसको निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आप ऐसा समझ लीजिएगा, मान लीजिए, क्या मतलब इस बात का? सपोज कीजिए कोई दो पेरेंट हैं, पेरेंट ए है और पेरेंट बी है। इन पेरेंट के टू चाइल्ड हैं, सपोज कीजिए एक बेटा एक बेटी है, और इनके मान लीजिए 10 चाइल्ड है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं? हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो पेरेंट है इनको तो अपने बच्चों को बताया, दो बच्चे हैं, हर टाइम देख रहे हैं कोई किस टाइम कहाँ गया था। वो स्कूल के टाइम से बात आएगा तो पूछेंगे पेरेंट कहाँ गए थे बेटा, कैसे गए थे। तो इन पे पेरेंट को मान लीजिए आप न्यूक्लियस, ये तो चाइल्ड हो गया, और पेरेंट क्या हो गया? हमारे न्यूक्लियस हो गया। तो पेरेंट का ध्यान अपने ए वाले पेरेंट्स का क्या होगा? ज्यादा ध्यान होगा। ये तो क्या हुआ? पेरेंट हुए हमारे, इनको हम बिहेव कर सकते हैं न्यूक्लियस की तरह। तो ये न्यूक्लियस, ये अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो अगर हम इनके बच्चों को बिगाड़ना चाहें तो नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोई पेरेंट, अगर कोई बच्चा इनके बच्चों को बिगाड़ना चाहेगा तो नहीं बिगाड़ पाएगा। मान लीजिए कोई गलत बच्चा है, गलत बच्चे की सोसाइटी में बच्चे बैठ गए और वो गलत बच्चा इन बच्चों को बिगाड़ना चाहे तो नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि पेरेंट पूछेंगे अपने बच्चों से किस टाइम कहाँ गए थे, कहाँ आए थे। तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है हमारी? कम है बच्चों को बिगड़ने की, यानी वहां पर पेरेंट का अपने बच्चों पर ज्यादा होल्ड है। इसलिए इन बच्चों की बाहर निकलने की, यानी अपने घर से जाने की टेंडेंसी क्या है? कम है। अब यहाँ बी पेरेंट है, इनके क्या है? 20-10 बच्चे हैं। आधो को तो पता ही नहीं, खाने के टाइम, रात को सोने के टाइम पता चल रहा है कि कितने बच्चे आए हैं कितने नहीं आए। पता चला 9 आया 10वां नहीं आया, तो रात को पता चलेगा ना कि कितने बच्चे सो रहे हैं, जब काउंटिंग करें। तो ऐसे समझ लीजिएगा इन पेरेंट्स का अपने बच्चों पे क्या है? इफेक्ट अपना कम है, इनका अट्रैक्शन पे कम है। इसलिए यहाँ से एक आध बच्चा आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं घूमने चला जाएगा, बाद में पता चलेगा। वही काम यहाँ होता है कि जब भी हम अलोंग द पीरियड चलते हैं साइज हमारा घटता है। साइज घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो आपको आयन एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी। तो ये तो क्या हुआ हमारा? वेरिएशन अलोंग द पीरियड हुआ। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है वेरिएशन अलोंग द पीरियड हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर को आयन एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन ये दो एक्सेप्शनल केस हैं। अब आप कहेंगे एक्सेप्शनल केस क्यों है? भाई इस रूल के अनुसार जो जनरल ट्रेंड्स है वो तो ये कहता है कि बोरोन की आयन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, बेरिलियम की कम होनी चाहिए थी। इसी तरह से ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? ये दो एक्सेप्शनल केस होते हैं। केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हर जगह एक्सेप्शनल बात है, यानी जो है उससे हटकर। अब आपके उससे हटकर क्या मतलब है सर? उससे हटकर मतलब बेटा यही है कि आपने एक जनरल रूल बता दिया कि अलोंग द पीरियड चल रहे तो क्या है? हमारी आयन एनर्जी बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, यहाँ इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी। हुआ उल्टा, तो वो एक्सेप्शनल केस है। वहां पर क्या आता है? इस केस में स्टेबल, यानी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। इसी तरह से हाफ फिल्ड होने का स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। इसलिए कुछ कुछ जगह हमारा क्या आता है? पीरियड टेबल में एक्सेप्शन आते हैं। तो इस तरह आप इनको बता देंगे अलोंग द पीरियड हमारा किस तरह से वेरिएशन होता है। अब बात आती है आपका वेरिएशन ऑफ आयनस एनर्जी वेरिएशन ऑफ आयन एनर्जी डाउन द ग्रुप। किसी भी ग्रुप में जब हम नीचे को बढ़ते हैं तो आयन एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है? समझ लीजिएगा। सपोज कीजिए आप फर्स्ट ग्रुप में ही है, पहले आपने लिथियम लिया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, ये आपने एलिमेंट ले लीजिए। ठीक है, तो अभी क्या होता है फिर इसमें? ये हमारा नंबर 3, 11, 19, 37, उसके बाद आपका 55 और ये हमारा 87। ठीक है, तो अब देखो जैसे डाउन द ग्रुप हम बढ़ते हैं, नीचे को बढ़ रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, पीरियड टेबल में जब भी कोई प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप देखते हैं,
तो जब अलोंग द पीरियड चलते हैं तो वो वाली कंडीशन आ गई। डाउन द ग्रुप पर्टिकुलर ग्रुप में, माने फर्स्ट ग्रुप में ही है, तो डाउन द ग्रुप चलेंगे तो साइज बढ़ता है। मैंने आपको बताया था अगर हम नीचे को बढ़ेंगे किसी भी ग्रुप में तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, कल मैंने बताया था कि नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल बढ़ने का साइज बढ़ेगा, और जब साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है जो लगेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, यानी जितने ताकत से न्यूक्लियस को वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ना चाहिए उतनी ताकत से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस नहीं पकड़ेंगे। न्यूक्लियस नहीं पकड़ेंगे तो उनके ऊपर उनकी ताकत क्या होगी, कम होगी, और इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएगा। इसलिए जब भी हम डाउन द जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो फोर्स प्रोटेक्शन है वो घटेगा, इसीलिए आयोनाइज एनर्जी भी घट जाती है। तो क्या मतलब हुआ, एज वी मूव डाउन द ग्रुप size of atom increase, due to which force of attraction between nucleus and valence electron decrease, which result decrease in ionization energy, जिसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हमारी घट जाती है। इसीलिए जब भी हम किसी भी आपका ग्रुप में नीचे बढ़ते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी घट जाती है, और अलोंग द पीरियड चलेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। किसी भी चीज का अब मेटलिक करेक्टर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पर ही निर्भर करता है। यानी अगर हम बात करें लिथियम कम मेटल है, सोडियम उससे ज़्यादा मेटल है, पोटेशियम उससे ज़्यादा, रुबिडियम उससे ज़्यादा, सीजियम उससे ज़्यादा, फ्रांसियम उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उनके एक्सेप्शनल केस क्या होते हैं, उसके बाद वो कैसे अलोंग द पीरियड आपका चेंज होता है उसके अंदर, और डाउन द ग्रुप कैसे होता है। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हुई हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब आती है हमारी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है जब भी आप किसी एटम से सक्सेसिवली मत बनाइए उसको, ये दब जाता है जब मैं कोई बजाता हूँ। हो गया बंद, थोड़ा सा नहीं रखोगे इसको उल्टा करके। ठीक है बेटा, तो आप क्या बता रहे थे? हाँ, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन क्या होती है, यानी अगर हम किसी एटम में से सक्सेसिव एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते चल जाए क्रम से, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, तो उनकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने एल्यूमिनियम लिया गैस स्टेट में, 13 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी आप लिखेंगे 1s2 2, आप लिखेंगे थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आपकी बड़े की दिक्कत है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, ठीक है, उसको मैं ऐसे देता हूँ नीचे, तो यहाँ जो आयोनाइजेशन एनर्जी इसको वो बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी डेल्टा आई H1, या ऐसे लिख सकते हैं हम, और IE1 फर्स्ट आयोनाइजेशन था, डेल्टा आई H1 या E1। अब हमने ऐसा कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, Al प्लस हो गया, गैस स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, 3p को हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, मान ली लिख देते 3p। उसके बाद हमने क्या करा, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, अब क्या होगा, डेल्टा आई H2 या EI2, अब क्या हो जाएगा, Al2 प्लस, गैस स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है बेटा, अब हम फिर आ गए यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन हमने और निकाल लिया, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को हम नीचे लिख देते हैं ऐसे,
ये अब हो जाएगा Al3+। गैस स्टेट कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s0 एंड 3p0, समझ लेना, ठीक है। और यहां जो आयन संथाल्पी क्या होगी, इसको बोलेंगे डेल्टा IH3 या IE3। तो इसका मतलब क्या है, आप बोलेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव successive electron from isolated gases atom in ground state, that is known as successive ionization energy। यानी जब भी आप किसी एटम से क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते चल जाएं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है उसकी, वो उसकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। हम यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा निकालेंगे तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। फिर आप कहने लगे एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लो, तो नहीं निकलेगा, बहुत ज्यादा है वो एनर्जी कंसंट्रेशन होते हैं, हमें इतनी, हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम पी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लें, वो नहीं निकलेगा। तो यानी सक्सेसिव का मतलब क्या हुआ, पहले हमने 3p होना इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर हमने एक इलेक्ट्रॉन 3s से निकाला, ये कॉन्फिगरेशन हुआ, फिर हमने एक और इलेक्ट्रॉन 3s से निकाल लिया, तो ये कॉन्फिगरेशन हो गया। इस तरह से इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो क्या कहलाती है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज कहलाती हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है, तो फिर सुन लीजिएगा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम इन ग्राउंड स्टेट इज नोन एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उनको हम हमेशा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। यानी क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी वो हमारी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। अब बात आती है, क्वेश्चन आता है एक वाई, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज हायर। क्या मतलब है इसका, कि आप बताओ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा बड़ी होती है। बड़ी का मतलब क्या है, डेल्टा IH1 सबसे छोटा, उसके बाद डेल्टा IH2 उससे बड़ा, डेल्टा IH3 उससे बड़ा। यानी सक्सेसिव आयन एंथैल्पी हमेशा बड़ी क्यों होती है। अब आप कहेंगे बड़ी का मतलब क्या हुआ जी, बड़ी का मतलब होता बेटा, ये आपसे कह रहा है कि बताओ ये डेल्टा IH1 का छोटा है तो इसकी वैल्यू कम होगी, डेल्टा IH2 की वैल्यू और भी ज्यादा होगी, और अगर हम डेल्टा IH3 की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, और भी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों, तो वो ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। आप समझिए, यहाँ इस केस में 13 तो इलेक्ट्रॉन है, 13 ही प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इसमें प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, तो उनमें नॉर्मल फोर्स है। लेकिन अब यहाँ क्या है, प्रोटॉन तो 13 ही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इसका भी एटॉमिक नंबर 13 है, इसका भी 13 है, इसका भी 13 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक संख्या घट गई। अब यहाँ प्रोटॉन तो 13 हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 12 हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, कल आपको बताया था न्यूक्लियस स्टेबल होता है, वो या तो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा ताकत से पकड़ेगा या कम ताकत से पकड़ेगा। अगर प्रोटॉन का चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन चार्ज घटा, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा। यानी इस केस में क्या होगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा इसके मुकाबले। अब अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ प्रोटॉन तो 13, इलेक्ट्रॉन 11 है, यहाँ पर क्या हो, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो हर सक्सेसिव केस में न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप बोलेंगे इन ईच सक्सेसिव स्टेप्स न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ड्यू टू विच आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, देयरफॉर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑलवेज हायर। इसीलिए क्या होती है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी हमेशा बड़ी होती है। ये हम बता के चलते हैं, ठीक है। तो क्या बात समझ में आई आपको, कि बताइए सक्सेसिव आयोनाइजेशन हमेशा एंथैल्पी हमेशा बड़ी क्यों होती है। तो आप बता देंगे कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन के केस में न्यूक्लियर चार्ज हर स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाता है, जिसके कारण
ज़्यादा ताकत से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है और हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए सक्सेसिव एनालिसिस एंथैल्पी हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, तो आपने वेरिएशन पढ़ लिया, सक्सेसिव एनालिसिस एंथैल्पी पढ़ ली। अब बात आती है इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि बताइएगा ये सब एनसीईआरटी में आपको दिए हुए हैं, आपको जितना काम बता रहा हूं उसको नोट करना कॉपी में, आपको अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है और मैं फटाफट आपको कॉपी चेक करने के लिए बुलाऊंगा स्कूल में। स्कूल में आना होगा आपको, इसी वीक हो सकता है इसी वीक में बुलाऊं मैं आपको। आज क्या है हमारा, मंगलवार, कल बुधवार। ठीक है, इस वीक में, अगर नेक्स्ट वीक में आपको बुलाऊंगा तो आपको जितना भी काम करा दिया उसको आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करिएगा। कॉपी चेक करूंगा आपकी, किसी की कॉपी इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, अपनी कॉपी कंप्लीट करिएगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन यहाँ समझा रहा हूँ उसको लिख के बनाइएगा। अब बात आती है आपकी कि वाई, एक क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसा क्यों होता है जो यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी IE1 ऑफ Mg इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ सोडियम, यानी मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, एंड दैट ऑफ IE2 ऑफ Mg इज लेस देन IE2 ऑफ Na। बताइए सर, तो क्या क्वेश्चन आपका कि बताइए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है मैग्नीशियम की वो बड़ी होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम से, जबकि हमारी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है सोडियम की वो बड़ी होती है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम से। ऐसा क्यों, क्या वजह है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको, फिर समझ लीजिएगा। सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कम होती है, लेकिन सोडियम की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से बड़ी होती है। ऐसा क्यों, तो समझिएगा। होता क्या बेटा, अगर मैं मैग्नीशियम का पहले मैं सोडियम कॉन्फिगर लिखता हूं, क्या होगा 1s2, सब खेल कॉन्फ़िगरेशन का है, जिसको कॉन्फ़िगरेशन में आ गया उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां से मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला डेल यानी IE1, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ क्या बन गया Na+G, 1s2, 2s2, 2p6, 3s0। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, यहाँ क्या आएगी IE2 आएगी, सेकंड आयोनाइजेशन था। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ मैग्नीशियम, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। यहाँ से हमने क्या करा, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या आएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा Mg+, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, और यहाँ से क्या आएगा IE2, यानी अब अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो IE2 होगा। ठीक है, तो अब समझिएगा, ये आपसे कह रहे हैं कि बताओ इस केस में ये तो ये वाला बड़ा है और यहाँ क्या है ये वाला बड़ा, ऐसा क्यों? तो देखिएगा, अगर हम सोडियम के बारे में बात करते हैं बेटा, तो सोडियम के केस में क्या है, ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर 3s1, यहाँ 3s1 आ रहा है, s में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर क्या है s में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे हमारे हीलियम की स्ट्रक्चर होती है, 1s2 हीलियम को स्टेबल माना गया है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह बेरिलियम को बताया था आपको मैंने, 1s2, 2s2, ये भी स्टेबल माना गया। उसके बाद अगर मैं मैग्नीशियम की बात करता हूँ 12, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अगर ये स्टेबल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे सिंस इन मैग्नीशियम देर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल,
So it is, but in sodium there is one electron in valence shell. So magnesium in this case it is more stable structure. Now when one electron are removed, जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अब ये क्या होगा, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 s में 6 p में, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे अगर नेक्स्ट, तो आपको डिफिकल्टी होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही आप केस किस में लेते हैं, मैग्नीशियम में लेते हैं, तो आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। इसीलिए जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सोडियम की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। सो दीज आर द केस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसमें एक्सेप्शन क्वेश्चन आते हैं, तो आप बता देंगे कि एक्सेप्शन क्वेश्चन क्यों होंगे, क्या वजह होगी। ठीक है, इस तरीके से ये आपके एक्सेप्शन क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इसको हम एक्सेप्शन क्वेश्चंस की वजह से समझ सकते हैं। तो एक्सेप्शन क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो आज मैंने आपको क्या बताया, आज आपको मैंने बताया बेटा, देखना वो चिपक गया क्या। आ गया। तो देखिए आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको बताया कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम के केस में, ठीक है, सोडियम केस में क्या होगा कि अगर हम देखेंगे स्टेबल, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। मैग्नीशियम में क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये स्टेबल बन जाता है, लेकिन यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन ज़्यादा होगी, लेकिन सोडियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से निकालेंगे तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद उसका वेरिएशन अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप, उसके बाद वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, उसके बाद आपको बताया सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, और फिर मैंने आपको बताया कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से चेंज होती है। और फिर आपको मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया कि बताइएगा बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा, ऐसा क्यों। तो ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आज आपने इसके अंदर पढ़े। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपकी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ये तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी कहलाती है दूसरी प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या सिंपली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या तीसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको इंडिकेट करते हैं डेल्टा ई ए एच के द्वारा। ठीक है, डेल्टा ई ए एच, या इसको बोलते हैं सिंपली ई ए के द्वारा इंडिकेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन डेल्टा ई जी एच, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, चलिए बस आज आपको यहीं तक पढ़ाते हैं। ठीक है, ओके बाय, कल आपको फिर बताएंगे इसके बारे में पूरा।